हम लोग जो है प्रश्न नंबर 30 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार कौन कौन जुड़े हैं सबका हम नाम ले लेते हैं। अमित कुमार, राजीव कुमार, आशीष कुमार, दक्षा कुमारी, निधि घोष, प्रियांशु कुमार, अंजलि कुमारी, दिव्यांशु कुमार। चलिए जो जो जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर चलते हैं। कल हम लोग प्रश्न नंबर 30 तक पढ़े थे, आज हम लोग प्रश्न नंबर 31 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला सवाल रहा 1 माइनस साइन पर 4 थीटा बराबर, यानी इसका मान क्या होगा। 1 माइनस साइन पर 4 थीटा, ऑप्शन रहा आपके सामने कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन रहा 2 नंबर ऑप्शन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा रहा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चौथा रहा ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए फटाफट सॉल्व करके बताइए। कुछ छात्राओं का उत्तर आ रहा है बी, देखते हैं। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। किसी का सी आ रहा है, वाह बहुत अच्छा आ रहा है। अब कोई डी बता दीजिए। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है देखिएगा 1 माइनस साइन पर 4 थीटा। हमारा प्रश्न है 1 माइनस साइन पर 4 थीटा। देखिएगा दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और इसको साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर, ताकि 2 दूनी 4 हो जाए। और आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही फॉर्म में आ गया। देखिए ए को हम लिख दिए 2 बार ए पर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर। अब इसको एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे हम, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो यूं ही रह जाएगा, और आप लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला ऑप्शन कहीं मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए ऑप्शन जिसका जिसका था उसका सही था, बाकी बात सबका गलत था। cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बता दिए, सबको समझ में आया। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा क्या कहता है।
त्रिभुज ए बी सी में एक्स कोमा वाई क्रमशः त्रिभुज ए बी सी में एक्स कोमा वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं। ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं। त्रिभुज एबीसी में एक्स कोमा वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं। यदि पहले त्रिभुज की, ठीक है, दो बिंदु हैं तथा एक्स वाई, ठीक है, समांतर है बीसी का, एक्स वाई समांतर है बीसी, यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3, ऑप्शन को इधर साइड में लिख देते हैं इस बार, 3:2, 2:3, 1:3 और 3:1। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? चलिए, कुछ छात्राओं का उत्तर आ गया है और सबको कोशिश करना है। क्या बनेगा किसी से? चलिए अब हम बना देते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज हम बना रहे, समझिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिभुज एबीसी में हम एक त्रिभुज बनाए, ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में ए बी सी क्या कहता है, एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी, ये भुजा ए बी हुआ, और ए सी, ये ए सी पर दो बिंदु है, यानी इस भुजा और इस भुजा पर एक्स और वाई दो बिंदु है, यानी एक बिंदु यहाँ पर डालेंगे और एक बिंदु हम यहाँ पर डालेंगे। क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में ए बी सी ले लिए, एक्स वाई क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले जिसका जिक्र है वो पहले आएगा, फिर बाद में जिसका जिक्र है वो बाद में आएगा, ठीक है। क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, यानी एक बिंदु हम ए बी पर डाले और दूसरा ए सी पर, और इसमें पहला कौन आएगा, एक्स है ये और ये है वाई, दो बिंदु है। तथा अब क्या हो गया, जैसे ही दो बिंदु हुआ एक्स वाई, यानी ये हो गया हमारा एक्स वाई, चलिए इसको मिला देते हैं। तथा एक्स वाई समांतर है बीसी का, देखिए ये रेखा इस रेखा का समांतर हुआ। सवाल जो कह रहा है उसी के अनुसार हमें चलना है। क्या कहता है, एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी लिए उस पे कहता है दो बिंदु एक्स वाई ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, हमने यहाँ एक बिंदु दिया, एक बिंदु यहाँ, और इसको मिला दिया। कहता तथा एक्स वाई समांतर है, ये समांतर है बीसी पर, तो हम समांतर रेखा हो गया। अब कहता है यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी 2:3 है, यानी आपका ए एक्स और इन दोनों का अनुपात दिया है 2:3, ये 2 और ये हमारा 3 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए वाई और वाई सी का मान ज्ञात करें, ए वाई और वाई सी का मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा सवाल में क्या दिया है, क्या दिया है हमारा कि एक्स वाई समानांतर है बीसी का,
एक्स वाई समानांतर है बीसी का, सवाल में ये कह रहा है एक्स वाई समानांतर है बीसी का। और क्या है, जब एक्स वाई समानांतर है बीसी का, ठीक है, तो देखना है। अच्छा, इन दोनों में कुछ दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुज हमारा, देखिए इन दोनों में हमें जो है अब दो त्रिभुज बना, एक बना ए एक्स वाई और दूसरा बना ए बी सी, नहीं बन रहा है ए एक्स वाई और ए बी सी, और हम लिखेंगे त्रिभुज, हम लिखेंगे त्रिभुज ए एक्स वाई और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में नहीं, त्रिभुज ए एक्स वाई और त्रिभुज ए बी सी में। देखिए दो त्रिभुज बना, एक ये त्रिभुज और एक ये पूरे त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या दिख रहा है, इन दोनों त्रिभुज में ये कौन बराबर है, ये कौन क्या है हमारा संगत कौन है, कैसा कौन है, इस कौन का संगत कौन ये है, ठीक है। तो देखिए जो कौन हमारा संगत रहता है उसको बीच में लेते हैं, हम देखेंगे ए एक्स वाई, देखेंगे कौन ए एक्स वाई, ठीक है, कौन ए एक्स वाई बराबर, फिर क्या है कौन ए बी सी, ए बी सी, जो कौन हमारा संगत उसको बीच में लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों कौन संगत है, तो देखिए कौन ए एक्स वाई बराबर कौन ए बी सी, ये क्या है संगत कौन है, क्या है संगत कौन है, समझिएगा ऑब्जेक्टिव नहीं ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। संगत कौन है, हाँ उस थ्योरम से भी बना सकती हो, ठीक है। आगे देखना, इसको समझ लेना है विस्तारित सब्जेक्टिव के अनुसार, ठीक है। फिर क्या कहता है हमारा, ये कौन संगत कौन है, और ये कौन, देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों के लिए ये उभयनिष्ठ है, कैसा है उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए ये हमारा कौन उभयनिष्ठ कौन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कौन बी ए सी, बी ए सी कैसे लिख देते हैं, कौन बी ए सी बराबर कौन एक्स ए वाई, देखिए बी ए सी ये वाला कौन इस त्रिभुज के लिए बराबर एक्स ए वाई, ये क्या है हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब देखिए जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है, ये कोण जो है हमारे इस कोण का क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लिखेंगे अब हम लोग चूंकि त्रिभुज ए एक्स वाई, ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी समरूप है, समरूप है, इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, ये हमारा त्रिभुज देखिए ये कोण हमारा संगत कोण हो गया, ये कोण इस त्रिभुज के लिए पूरे के लिए और इस त्रिभुज के लिए क्या हो गया हमारा उभयनिष्ठ कोण हो गया। जब ये दो कोण हमारा क्या हो गया, ये हमारा संगत कोण उभयनिष्ठ कोण, तो ये कोण भी बराबर होगा, और जिसका दो कोण कम से कम बराबर हो तो वो हमारा क्या कहलाता है समरूप कहलाता है, क्या कहलाता है समरूप। और जब समरूप होता है तो उसका नियम होता है कि उसकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर है। हम देखिए चूंकि त्रिभुज ए एक्स वाई और त्रिभुज ए बी सी समरूप है, इसलिए हम लिखेंगे ए एक्स बटे ए बी, ए एक्स बटे ए बी यानी यह अनुपात बराबर है क्या लिए ए एक्स बटे ए बी। अब इधर क्या लिखेंगे ए वाई बटे ए सी, हम इसमें क्या लिए ए एक्स बटे ए बी बराबर ए वाई बटे ए सी, ठीक है। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये ए एक्स तो रहेगा,
इस ए बी को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस एक्स बी, ए एक्स प्लस एक्स बी। ये ए बी यहां तक है, ठीक है। चलिए इस 2 और 3 को हम मिला देते हैं। ए एक्स ए बी यहां तक है तो ये 2 भाग में टूटा, ए एक्स और एक्स बी हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस एक्स बी, ए एक्स प्लस एक्स बी। उसी प्रकार ए वाई रहने देंगे बटे ए सी को लिख सकते हैं ए वाई प्लस वाई सी, ए वाई प्लस वाई सी। अब हम क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं, इसको दोनों को बांट देते हैं। देखिए ए एक्स बटे ए एक्स प्लस ए एक्स बटे एक्स बी, ये ए एक्स में इसको बांटे, ए एक्स में इसको बांटे, ठीक है। बराबर यहां भी बांट देते हैं ए वाई बटे ए वाई प्लस फिर क्या लिखेंगे ए वाई बटे वाई सी, यानी हमने ए एक्स में इसको बांटा, ए एक्स में इसको बांटा, ए वाई में इसको बांटा और ए वाई में इसको बांटा। अब देखिए ये कट रहा एक बार में, ये भी कट गया, हम इसको इधर लिख रहे हैं। जब ये कट गया तो हमारा इस जगह बचा ए प्लस ए एक्स बटे एक्स बराबर इधर क्या बचा, यहां भी कट गया तो ए प्लस ए वाई बटे वाई सी, क्या बचा ए वाई बटे वाई सी। अब हम लोग क्या करते हैं, मान रख देते हैं। देखिए हमारा मान दिया है ए एक्स का मान 2 और एक्स बी का मान 3, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस ए एक्स की जगह रखेंगे 2 और हमारा क्या दिया था एक्स बी की जगह 3 बराबर 1 प्लस ए वाई बटे वाई सी। हम इसको क्या करते हैं, किधर ले आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बटे 3 प्लस एक इधर आएगा माइनस 1 होगा बराबर बचेगा ए वाई बटे वाई सी। इन सब के नीचे नहीं कुछ तो 1 दे सकते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, 3 1 से 3 में भाग देंगे 3 होगा, 3 एका 3 प्लस 3 से 3 में देंगे 1 होगा, 1 गुना 2 1 से देंगे 3 में 3 होगा, 3 एका 3 बराबर बचेगा ए वाई बटे वाई सी। अब देखो 3 2 या प्लस 3 माइनस 3 कट गया तो बचा क्या हमारा 2 बटे 3 बराबर ए वाई बटे वाई सी, ठीक है। 2 बटे 3 बराबर ए वाई बटे वाई सी। अब हमारा क्या हो गया, यानी कि ए वाई हमें क्या पूछ रहा है यहाँ, ए वाई अनुपात वाई सी, तो ए वाई अनुपात वाई सी बराबर हो जाएगा 2 अनुपात 3। क्या हो जाएगा 2 अनुपात 3। ऊपर का मान ये हो जाएगा और नीचे का मान ये हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ? समझ में आया तो 1 दबाएं, नहीं आया तो 2 दबाएं। दीपू कुमार, प्रियांशु कुमार को समझ में नहीं आया, और सबको सौमिक आ गया, दर्शन निगार आ गया, राजीव को नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। राजीव एक बात समझा देते हैं, ठीक है। सिंपल देखो, ऑब्जेक्टिव अगर जानना हो तो इसका जो अनुपात होता है इसका भी अनुपात वही होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हमारा इतना सा ठीक है, लेकिन अगर वह सब्जेक्टिव में आ जाए तो उसको ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन क्या था, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी बनाए, क्रमशः एक्स वाई भुजाएं ए बी और एसी पर क्या है हमारा 2 बिंदु है, तो हमने ए बी पर एक बिंदु दिया, एसी पर एक बिंदु दिया जिसका नाम था एक्स वाई और मिला दिया। आगे कहता है एक्स वाई, एक्स एक्स वाई समांतर है बीसी का, तो हमने देखो ये दोनों समांतर हो गया। अब क्या दिया है ए एक्स ये वाला भुजा और एक्स बी ये वाला भुजा का अनुपात 2 अनुपात 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 2, यहाँ से यहाँ तक का मान 3 है। तो कहता है ये मान और ये मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि देखो ये त्रिभुज में ये कोण हमारा क्या दिख रहा है, संगत कोण है ये कोण और ये कोण।
फिर ये कोण इस त्रिभुज के लिए भी हो गया और इस त्रिभुज के लिए भी हो गया, इसलिए हम लिखे उभयनिष्ठ कोण। जब दो कोण हमारा मिल रहा हो तो ये हमारा समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। और समरूप का नियम है इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि AX बटे AB बराबर होगा जब इसका जो भुजा होगा इसके बराबर, तो AY बटे AC। अब हम लोग क्या किए, AX को रहने दिए, AB को तोड़ दिए, AX प्लस XB लिख दिए हैं। AB की जगह AX प्लस XB बराबर AY को रहने दिए और AC को तोड़े, AY प्लस YC। अब इसको बांट दिए, AX में इसको भी बांटे, इसको भी बांटे। इसी प्रकार AY में इसे भी बांटे हैं और इसे भी बांटे, ये दोनों मिला इसके कटा दिए, दोनों मिला कटा दिए, इधर बचा 1 AX बटे XB, इधर भी बचा 1 प्लस AY बटे YC। AX और XB का मान दिया था 2 3, बैठा दिए, इसको सॉल्व कर दिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, समय नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर हम लोग का है 34। प्रश्न नंबर 34 है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाण। दो समरूप 33 नंबर, ठीक है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 64 है। 121 अनुपात 64 है। तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन है 11 अनुपात 8, 8 अनुपात 11, 121 अनुपात 64 और चौथा ऑप्शन है 12 अनुपात 91। चलिए बनाइए फटाफट तो। ए चलिए बहुत सुंदर, ये यार ऑप्शन देखते हैं। 11 अनुपात 8 सही है। चलिए अब हम बनाते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 64 है। दो त्रिभुज बनाएंगे जो समरूप है। एक त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज हो गया ए बी सी पी क्यू आर, अर्थात दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल किसका दिया है? त्रिभुज ए बी सी का दिया है कितना?
क्षेत्रफलों का अनुपात पहला दिया है इस क्षेत्रफल का, यानी इसका 121, इसका 64। ठीक है, तो क्षेत्रफल दिया है इसका 121 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर हम माने हैं, तो इसी का लिखते हैं 64। अब क्या करता है, उनके संगत माध्यिकाओं, देखिएगा बच्चों, संगत माध्यिका ये होता है, ये हो गया इसका संगत माध्यिका, ये हो गया। चलिए हम इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। ठीक है, m n, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, तो क्षेत्रफल लिख दिए इसके संगत माध्यिका। ठीक है, माना कि त्रिभुज ए बी सी का संगत माध्यिका, या ठीक है माध्यिका, ये क्या है, ए एम, तथा त्रिभुज पी क्यू आर का माध्यिका पी एन है, पी एन है। क्या कह रहा था, संगत माध्यिकाओं का अनुपात, उसका संगत माध्यिका, इसका हमने m माना, इसका n, तो ए एम और इसका पी एन हो गया माध्यिका, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कहता है इसका अनुपात ज्ञात करें, यानी इसका और इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो जब भी समरूप त्रिभुज दिया रहता है ना, ठीक है, और संगत माध्यिका पूछे, तो इसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है संगत माध्यिकाओं के, ठीक है, वर्ग के बराबर। देखिए संगत माध्यिकाओं के क्या होता है, वर्ग के बराबर, अनुपात के वर्ग के बराबर। इसका जो अनुपात होगा ए एम बटे पी एन के वर्ग के बराबर। समझिएगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग के। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर कर दिए, इन दोनों का संगत माध्यिका का अनुपात, संगत माध्यिका क्या था, ए एम और पी एन, इन दोनों को अनुपात किया और इसके ऊपर वर्ग कर दिए, दोनों बराबर होता है। अब इसका मान दिया है, एबीसी त्रिभुज का कितना दिया है 121 और पी क्यू आर का कितना दिया है 64। इधर लिखेंगे ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन, और ये स्क्वायर है। देखिएगा बच्चों, स्क्वायर बराबर की बार आता है तो रूट हो जाता है, यानी 121 बटे 64 पर रूट हो जाएगा, उधर बचेगा ए एम बटे पी एन, ए एम बटे पी एन। अब बताइएगा आप लोग, हम लिख सकते हैं ए एम बटे पी एन बराबर 121 का वर्गमूल 11, 64 का वर्गमूल 8, यानी ए एम अनुपात पी एन बराबर 11 अनुपात 8। बटे को हम लोग अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात। बोलिए सबको समझ में आया, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सबको समझ में आया तो एक दबाएं। ओके, बहुत सुंदर, फटाफट इसको लिख लें, फिर हम लोग चलेंगे अगले सवाल में। चलिए इसको मिटा दें। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा क्या कहता है।
प्रश्न नंबर 34 है बच्चों, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है, 30 सेमी और 20 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेमी हो, 18 सेमी हो, तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, संगत भुजा की लंबाई होगी। पहला ऑप्शन है हमारा 10 सेमी, दूसरा ऑप्शन है 8 सेमी, तीसरा ऑप्शन है 9 सेमी, चौथा ऑप्शन है 12 सेमी। बताइए कौन सा होगा? चलिए, किसी का आंसर बी आ रहा है, अच्छा डी आया, निधि घोष, दर्शन निगार। और बताना है बच्चों, आज का प्रश्न थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए समय लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समय लगे लेकिन सीख जाए, इससे और बढ़िया बात क्या हो सकता है। चलिए अब हम बनाते हैं, ठीक है। क्या करना है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, दो समरूप, एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, ठीक है। मान लेते ये हमारा रहा ए बी सी, ये रहा पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी और ये रहा पी क्यू आर। अब क्या करता है, दो समरूप त्रिभुज है, ये दोनों समरूप है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लिख दिए। इसका परिमाप दिया हुआ है क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी। आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है, तो हमें लिखना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना दिया है, 30, पहला दिया है 30 सेमी। कोई दिक्कत हुआ? पहला त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी था, तो हमने ए बी बी सी ए सी, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, इसको हम लिख दिए। फिर क्या है हमारा, इसको भी लिखना होगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू क्यू आर पी आर कितना दिया है, 20 सेमी, यहां तक लिख दिए, ठीक है। परिमाप दिया था तो हम दोनों त्रिभुज का परिमाप दर्शा दिए। अब हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात से होगा बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बटे ये भुजा, इस भुजा का अनुपात पी क्यू बराबर बी सी बटे इसका लेंगे क्यू आर बराबर ए सी बटे इसका लेंगे पी आर
यहां तक किसी को दिक्कत हुआ कमेंट करके बताइए। अगर दिक्कत है तो 2 दबाए, नहीं तो 1 दबाए। चलिए, दिक्कत नहीं हो रही है। अब आगे समझते देखिए, हम क्या लिखे, इन दोनों का अनुपात मिला दिए, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। हम इन सबको एक्स मान लेते हैं बच्चों। क्या मानेंगे, हम इसको एक्स मान लेते हैं। अब एक एक करके कंपेयर करेंगे हम। ए बी बटे पी क्यू बराबर एक्स, तो हम लिखेंगे बच्चों ए बी बराबर एक्स गुना पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार हमें अगर बीसी निकालना हो तो आप बताइए क्यू आर गुना एक्स होगा, यानी एक्स गुना क्यू आर होगा। उसी प्रकार हमें एसी निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, एक्स और गुना पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई। बार बार नहीं लिखेंगे इसको हम, जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर एक्स लिखिए तो ए बी का मान कैसे निकला, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। उसी प्रकार बीसी का मान चाहिए थी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, एसी का मान चाहिए थी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बी बी सी ए सी निकल गया, ए बी बी सी ए सी। अब हम जानते हैं ए बी बी सी ए सी का मान कितना दिया है, 30। ये मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर इस एबीसी का मान रख देते हैं, यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 में, इसे हम इधर लिख रहे हैं बच्चों। समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखने पर समीकरण एक क्या है हमारा, ए बी, ए बी की जगह क्या रखेंगे हम लोग, एक्स गुना पी क्यू, एक्स गुना पी क्यू प्लस बीसी की जगह क्या रखेंगे, एक्स गुना क्यू आर, एक्स गुना क्यू आर प्लस एसी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स गुना पी आर, एक्स गुना पी आर। और बराबर कितना है इधर, 30। बराबर कितना है इधर, 30। अब इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एक्स कॉमन आ रहा है तो लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू, सॉरी यहाँ पी आर लिखा है, हम गलती लिखिए, पी आर बराबर 30। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, पी क्यू क्यू आर पी आर, पी क्यू क्यू आर पी आर, इसका मान कितना है, 20। पी क्यू क्यू आर पी आर का मान 20 है, तो हम इसके जगह पे मान 20 रख सकते हैं, बराबर हमारा हुआ 30। अब हमें चाहिए x बराबर, तो 30 बटे 20, 0 0 मर्डर हो गया, x बराबर 3 बटे 2। अभी भी ऐसा नहीं आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरी भुजा की संगत भुजा क्या होगी, इसका मान दिया था ना, एक भुजा की लंबाई यानी इसकी लंबाई दिया हुआ यानी ए बी। देखिए हम लिखें इसको समीकरण 3 मानते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, यहां लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कह रहा है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर हमने एक्स माना है, क्या माना है, एक्स। अब वहां क्या कह रहा है, पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई यानी ये लंबाई दिया है 18 सेमी, तो कहता है दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा यानी इसकी लंबाई ज्ञात करें। अब हम क्या करेंगे, यानी ए बी का मान है 18, पी क्यू का मान नहीं पता है, बराबर लेकिन x का मान हमें पता चल चुका है 3/2, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू 3 गुना पी क्यू बराबर 18 दूनी 36। हमें चाहिए पी क्यू बराबर तो 36/3, तो पी क्यू बराबर कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। देखिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, कौन सा होगा, सॉरी 3 होगा, हाँ गलती की है, 3 गुना, तो ये 3 से भाग देंगे 36 में तो हमारा 3/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी।
तो बताइए सबको समझ में आया? 34 का डी। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए जिसको लिखना हो, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि कल क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का नोट्स जो है दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, लिखा हुआ हो गया? जिसका जिसका लिखा हो जाए बताते जाए। ओके ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो नहीं लिखे तब तक लिख लें, हम नीचे नहीं मिटा रहे, ऊपर से मिटाने जा रहे हैं। देखिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर हम लोग का है 35। बहुत ही मजेदार प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। तो इसकी भुजा ज्ञात करें। भुजा ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों। ऑप्शन है हमारा 6 सेमी, दूसरा ऑप्शन है 3√3 सेमी, तीसरा ऑप्शन है 12 सेमी, और चौथा ऑप्शन है हमारा √3 सेमी। चलिए बनाइए फटाफट। चलिए वाह, सबका आंसर आ भी गया। सुमित कुमार, निधि घोष, सुमित राज, बहुत सुंदर। 12 सेमी आ रहा है, देखते हैं। चलिएगा बच्चों, क्या कह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा, जिसका मान दिया हो उसी का फॉर्मूला लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल आप सबों को पता होना चाहिए क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिएगा बराबर के दोनों तरफ करता है, √3 कट गया, बचा क्या, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/4 गुना भुजा स्क्वायर, 1/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये देखिएगा बराबर किस बार में, बटे में इधर आएगा, गुना में होगा, वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई ये दोनों, तो 36 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1 गुना भुजा स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। आपको पता होगा कि स्क्वायर बराबर किस पार आता है, तो रूट हो जाता है, क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो इस स्क्वायर को हम बराबर किस पार ला लें, तो 36 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा बच्चों, रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बताइए 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, सेमी, यानी 2 सेंटीमीटर में से वर्गमूल में 1 ही बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, भुजा। अब क्या होगा, भुजा, तो ध्यान दीजिए 6 दूनी 12 सेमी, 6 दूनी 12 सेमी, कितना सेमी, 12 सेमी। बताइए ऑप्शन जिसका जिसका सी था सही है बच्चों, ठीक है। एक बार बता दिए, समझ में आ रही है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा बच्चों, प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 36 हमारा जो है सेम प्रश्न है, इसलिए हम एक प्रश्न को 2 बार नहीं बनाएंगे। हो सकता है कंप्यूटराइज मिसप्रिंट हो गया हो इस बुक में, लेकिन यहाँ जो है प्रश्न नंबर 35 और 36 में सेम प्रश्न, इसलिए हम लोग 35 और 36 को न बना करके प्रश्न नंबर 37 को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। कहता है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या त्रिज्या 7 सेमी है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, किसी बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई, स्पर्श रेखा PT की लंबाई, स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेमी, 24 सेमी है। यदि O वृत्त का केंद्र हो, यदि O वृत्त का केंद्र, यदि O वृत्त का केंद्र है, तो OP की लंबाई क्या होगी, OP की लंबाई क्या होगी, चलिएगा बताइएगा। ऑप्शन है हमारा 30 सेमी,
ऑप्शन नंबर बी रहा हमारा 28 सेमी। ऑप्शन सी रहा हमारा 25 सेमी। ऑप्शन डी रहा हमारा 18 सेमी। ठीक है, बनाइए। पच्चीस सेमी आ रहा है निगार का, देखते हैं। और किसी का बना बच्चों? नहीं बनेगा। ओके, चलिए हम बनाते हैं। क्या कर रहे हैं? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, समझिएगा, एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त बना, ठीक है, ध्यान से समझना। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, ठीक है, ये मान लिए ये हमारा त्रिज्या हो गया, कितना सेमी हुआ? 7 सेमी है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी, किसी बाह्य बिंदु P से, एक बिंदु P है यहाँ पर, ठीक है, स्पर्श रेखा का मतलब इसको टच करते हुए, ये बिंदु हमारा P हुआ, ठीक है, इससे स्पर्श रेखा जो है PT, यानी कि ये P है तो इसको हम T मान लेते हैं। PT की लंबाई 24 सेमी है। समझिएगा सवाल क्या कर रहा है? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है तो त्रिज्या 7 सेमी ले लिए, किसी बाह्य बिंदु P, बाह्य बिंदु P है से स्पर्श रेखा यानी वृत्त को टच करते हुए एक रेखा निकली है PT, इसको यानी कि ये हमारा P है तो इसको हम T मान लेते हैं। PT की लंबाई 24 सेमी है। यदि वृत्त जीरो, वृत्त का केंद्र हो, यानी ये केंद्र का क्या हो, जीरो यानी O हो, तो OP की लंबाई यानी यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करें। ये वाला लंबाई हमें निकालना है। बोलिए, फिगर समझ में आया? एक बार बताइए सब कोई तो। फिगर समझ में आया, हाँ या ना? हाँ, ओके, अब समझिए आगे। तो क्या कहना है हमें? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी, 7 सेमी, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT, यानी एक बाह्य बिंदु P है, यहां से स्पर्श करते हुए रेखा यहाँ T है, जिसकी लंबाई 24 सेमी है, तो वृत्त का केंद्र OP की लंबाई, यानी केंद्र O है तो OP की लंबाई, ये लंबाई हमें ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो समझना है, अब देखना है कि ये वाला जो है हमारा क्या होगा, स्पर्श करने वाला रेखा हमेशा वक्र ये त्रिज्या के साथ क्या कराता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? स्पर्श रेखा जो है हमेशा क्या करता है कि त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। जब ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये हमारा लंब हो गया, सॉरी, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। हम लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास? त्रिज्या। त्रिज्या क्या है हमारा? OT। कितना दिया है? 7 सेमी। त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेमी, ठीक है। और क्या दिया हमें? PT, ठीक है, PT दिया है हमें कितना? 24 सेमी। तो उसे नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि OT लंब डाला गया है, लंब है किस पे? PT पर। PT पर यानी इस रेखा PT पर OT लंब है। जब 90 डिग्री का कोण बने तो एक सूत्र याद कीजिएगा, सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिखेंगे त्रिभुज TOP में, त्रिभुज जब ये 90 डिग्री हो रहा है तो TOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, क्योंकि ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण का मान हमें नहीं पता, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे ओपी पर स्क्वायर, लंब क्या है हमारा पीटी और आधार क्या है हमारा ओटी, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। बताइएगा ओपी पर स्क्वायर बराबर पीटी का मान कितना दिया है 24 सेमी पर स्क्वायर, या सेमी अभी नहीं लिखते हैं 24 पर स्क्वायर, और ओटी का मान कितना है 7 पर स्क्वायर। तो बताइएगा ये स्क्वायर बराबर की उस पार जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 24 गुना 24 576 और 7 और स्क्वायर बराबर की उस पार जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ओपी बराबर 576 और 625 होता है, 625 का वर्गमूल होगा 25, कितना होगा 25, 625 का वर्गमूल 25। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओपी की लंबाई जो है 25 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बताइएगा सबको समझ में आया। हाँ चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा बच्चों अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 38, किसी बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु P से, P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेमी है, 17 सेमी है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई, P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, चलिए इसका ऑप्शन दे रहे हैं हम, बताइएगा आप लोग 34 सेमी, 51 सेमी, सी ऑप्शन है 17 सेमी, और डी ऑप्शन है बच्चों 17/2 सेमी, 17/2 सेमी। बताइएगा क्या होगा। अंशु प्रिया बता रही है सी नंबर 17 सेमी, देखते हैं और बताइए सब कोई। निधि घोष सी नंबर, दीपू सुमित राज सी नंबर, दीपू नहीं बना सर, कोई दिक्कत नहीं, दीपू बताएंगे। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न के ही समान है, लेकिन पूर्णतया पिछले प्रश्न के समान नहीं है। चलिए अब हम बनाते हैं, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक वृत्त है बच्चों, समझिएगा ध्यान से, ये रहा हमारा एक वृत्त, किसी बाह्य बिंदु P से, यहाँ एक बिंदु P है
इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेमी, ये 17 सेमी है। तो कहता है P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा, यानी अब की बार हमें यहाँ त्रिज्या नहीं दिया है ना, हमें बोला एक और स्पर्श रेखा, तो उधर एक स्पर्श रेखा खींचा चुका है, तो एक स्पर्श रेखा इधर खींचेंगे। तो कहता है इसकी लंबाई क्या होगी। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। क्या कहा था, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेमी, यहां से यहां तक की लंबाई 17 है। तो कहता है इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिएगा बच्चों, वृत्त पर खींचे जाने वाले स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वृत्त पर खींचे जाने वाले स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। कहां से, बाह्य बिंदु से। हम तो क्या लिखेंगे, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली, खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। इसको याद रखना होगा, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाले स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो बताइएगा, ये 17 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 17, यानी सी ऑप्शन राइट है। बताइए सबको समझ में आया। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा है 39। प्रश्न नंबर है बच्चों 39। यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी है, 14 वर्ग सेमी है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपके सामने ऑप्शन रहा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेमी, 150 वर्ग सेमी, 160 वर्ग सेमी, 200 वर्ग सेमी, 200 वर्ग सेमी। बनाइए। चलिए सभी बच्चा का आंसर ए आ रहा है, देखते हैं क्या कर रहा है। 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए अब हम बनाते हैं, क्या कर रहा है,
7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, एक वृत्त ये रहा हमारा जिसका त्रिज्या 7 है। कितना है? 7 है। ठीक है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 7 है, यानी हमारे पास दिया गया है त्रिज्या, त्रिज्या को कहते हैं r बराबर 7 सेमी। वृत्त के लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त के अंदर का एक छोटा सा टुकड़ा, ये इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, समझिएगा। वृत्त के अंदर का एक छोटा सा टुकड़ा, चलिए त्रिज्या के बराबर ले लेते हैं, ये रहा हमारा एक लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया है क्षेत्रफल यानी एरिया। ये लघु वृत्तखंड हो गया बच्चों, इसका क्षेत्रफल दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे कहते हैं लघु वृत्तखंड, तो इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और यही दोनों मिल करके बनेगा वृत्त, यही दोनों मिलकर बनेगा लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड मिलकर के बनता है एक वृत्त। कहता 7 सेमी त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना है? रेडियस 7 सेमी है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल दिया है, तो कहता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, उनमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो जो बचेगा वो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बोलिए कोई दिक्कत है? तो हम लोग क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई मेरे बंधु? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेमी पर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 7 सेमी गुना 7 सेमी, 7 7 कट गया, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 सेमी गुना सेमी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। अब हमें क्या करना था? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिख देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी समुच्चय क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइएगा 154 में 14 घटाएंगे तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सबको समझ में आया? चलो यहां तक सबको समझ में आ गया? समझ में आया तो एक दबाएं, अन्यथा 2 दबाएं। हाँ ओके, हाँ वो त्रिज्या खंड हो गया था, अब ठीक ठाक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 40 देखते हैं क्या है। देखिएगा प्रश्न नंबर 40 क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास है, तो इसका व्यास होगा। बताइए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका व्यास क्या होगा? ऑप्शन दे रहे हैं
14 सेमी, 28 सेमी, 7 सेमी और 21 सेमी। सी नंबर ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं बच्चों क्या कर रहा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल जिसका मान दिया हो उसी का सूत्र बैठाएंगे, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसका मान दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22/7 गुना आर। आर का मान नहीं दिया है बच्चों, चलिए ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 154 मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22 गुना आर स्क्वायर। हमें चाहिए किसका मान, आर स्क्वायर का मान। तो इस 22 को बराबर किस पार लाएंगे, ये गुना में, और गुना जब बराबर किस पार आता है तो भाग हो जाता है। क्या हो जाता है, भाग। तो 154 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 22 बराबर आर स्क्वायर। 22 सत्ते 154। अब क्या बचा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। स्क्वायर बराबर किस पार आएगा तो रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या होगा, रूट। अब बताइए 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल 7 होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, सेमी। तो त्रिज्या हमारा क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा बच्चों 7 सेमी। कितना होगा, 7 सेमी, ठीक है। सात सेमी होगा। अच्छा, अब इसका क्या करना है, वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो व्यास बराबर, जिसको हम लोग डी कहते हैं, क्या होता है 2r। क्या होता है 2r। 2 गुना आर का मान 7 सेमी। क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 सेमी। हाँ बच्चों, कुछ कुछ छात्र छात्राएं पहले जो है क्या बता रहे थे, सी, जो क्या था, गलती था। इसे कहते हैं हड़बड़ी में गड़बड़ी होना। एग्जाम में जो है दिमाग कंसंट्रेट करके आंसर देना है। तो एक बार सब कोई बता दीजिए, यहां तक क्लास सबको समझ में आई। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों की सेवा में अगले दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब जो है इतना सा ही रहने दीजिए।